आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात कोविड-19 वैक्सीन और इंडिया के रोल की। जी हां, दुनिया भर में इन दिनों कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की होड़ लगी है। उनमें से कुछ वैक्सीन ट्रायल के स्टेज को क्रॉस करते हुए अब वैक्सीनेशन के लिए अवेलेबल हो गई हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे देश में भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वैक्सीनेशन से पहले इसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन को असेस करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्हीं अक़दाम पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल और मेडिसिन में MD और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज SS के हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर राजेंद्र के धमीजा। वी वेलकम यू टू द स्टूडियो सर। नमस्कार। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है कोविड-19 पैंडेमिक को और सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर के क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे डॉक्टर धमीजा जानना चाहेंगे कि अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो इस समय क्या कुछ चल रहा है वैक्सीन को लेकर के। ये एक बहुत अहम स्टेज है पैंडेमिक की ट्रैजेक्टरी में और ये पहला ऐसा पैंडेमिक है और होगा जो कि जिसका अंत जो है वैक्सीन की वजह से होगा। और सभी दुनिया की निगाहें वैक्सीन पे पिछले 12 महीने से लगी हैं जब से ये कोविड-19 का पैंडेमिक शुरू हुआ है जी। और कुछ देशों में अभी जैसे USA, अमेरिका और UK में जो है वैक्सीनेशन का रोल आउट शुरू हो चुका है। हमारे देश में भी आने वाले कुछ दिनों में ये होने ही वाला है और बहुत सारी वैक्सीन जो हैं अभी पाइपलाइन में भी हैं और 2 वैक्सीन्स जो हैं रेगुलेटर्स ने US और UK में अप्रूव की हैं और तीसरी वैक्सीन जो है वो अभी कुछ दिनों बाद UK में और भारत में और USA में आने की उम्मीद है। जी डॉक्टर शेरवाल, अभी जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2 दिन का जो ये एक ड्राइव चलाया था उसके बारे में बताइए, क्या है ये और इसका क्या मकसद था, क्यों किया गया? देखिए, अभी आपने शुरुआत में ही कहा था कि भारत सरकार जो है प्लानिंग, प्रिपरेटरी एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रही है। तो उसी के लिए एक अहम चीज़ था ड्राई रन। ड्राई रन में जो अभी 4 स्टेट में किया गया उसके अंदर ये जैसे वैक्सीनेशन देनी है, क्यों देनी है, क्योंकि ये एक बड़ा डिफरेंट तरह का प्रोग्राम है। अभी तक हमारे पास बच्चों में वैक्सीनेशन देने के प्रोग्राम हैं लेकिन अडल्ट में इतने बड़े लेवल पे वैक्सीन नहीं दी है। तो इसीलिए हम उसकी प्लानिंग फ्रॉम एंड टू एंड देखने के लिए कि जहाँ से वैक्सीन सप्लाई होती है, फिर स्टोर होती है, उसके बाद वहाँ से स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जाती है और वहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन करना, उनका जो लोगों को ये वैक्सीन देनी है उनका जो है पूरा डाटा वेरीफाई करना, उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट करना और वहाँ पर फिर उनको जो वैक्सीन ना दे के हम इसमें एक डमी वैक्सीन देते हैं एक्चुअली, तो वो उन प्री रजिस्टर्ड लोग जो हैं उनको SMS द्वारा बुलाया जाता है और वो एक सेंटर पे करीब 100 के आसपास नंबर रखे जाते हैं। तो फिर वो वेरिफिकेशन के बाद उनको दूसरे रूम में जाते हैं वो जहाँ पर उनको वैक्सीन दी जाती है। उससे पहले उनको उसके बेनिफिट या साइड इफ़ेक्ट उसके बारे में बताया जाता है और फिर उसको आधा घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाता है और बाद में उनको पूरा डिटेल A to Z जो उनके बारे में जानना है ताकि वो सारे वर्कर रहें और उसके बाद उनको घर का एड्रेस और सब चीज़ें रहती ताकि बाद में अगर कोई उनको उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उसको इन्फॉर्म कर सकें। इस दौरान क्या होता है, सारे प्रोसेस के अंदर अगर हमारी कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं, वो उजागर हो सकती हैं, उसको हमारे पास टाइम है रेक्टिफाई करने का। और ऐसे ही कोई अगर मान लीजिए जो रजिस्टर्ड लोग हैं हम उनको कैसे कांटेक्ट करेंगे, वो आते हैं तो उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं वैक्सीन्स के बारे में या एप्रीहेंशन रहती है उसके बारे में भी हम एक अवेयरनेस के लिए ऑफिसर्स रहते हैं वो बात करते हैं और बाद में जो उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल इस टाइम ड्राई रन में बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई ये 100 लोग आए
और वो कहें कि हमारे को तो यही नहीं पता कि कौन, ये बात करने का तरीका नहीं पता, इन्होंने हमारे को अच्छे से समझाया नहीं है, हमारे को वहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, वहाँ पर हमारे को किसी ने पूछा नहीं। तो इसलिए ये ड्राई रन करना जो है कंट्री के लिए और इतने बड़े प्रोग्राम के लिए अभी 4 स्टेट में किया और बड़ा सक्सेसफुली वो रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो है जैसे ही अभी वैक्सीनेशन जब भी स्टार्ट होगा तो उसके लिए बहुत उत्सुकता से हम लोग जो है सारे हेल्थ केयर वर्कर वेट कर रहे हैं और उनकी सारी ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो जो तैयारियां हैं आई थिंक हमारे देश में बड़े लेवल पे तैयार हुआ है। तो तैयारियां बड़े जोश शोर से चल रही हैं। डॉक्टर धमीजा, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? या आई जस्ट वांटेड टू ऐड व्हाट डॉक्टर शेरवाल हैज ऑलरेडी एल्यूडेड कि ये जो सरकार ने ड्राई रन किया है ये बेसिकली एक ड्रेस रिहर्सल है। ये एक पूरी तरह से ड्रेस रिहर्सल है कि हमने जो मैकेनिज्म हमने बनाया है उसमें कोई गैप्स तो नहीं है, कोई गैप जो अगर कोई कमी रहती है तो हर ये जो 4 स्टेट्स हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और असम में, इन स्टेट्स में 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये ड्रेस जो रिहर्सल या ड्राई रन किया है। और ये जो टेस्ट किया है इसमें एक तो हमारी जो ऐप कोविन के माध्यम से हमने लोगों को बुलाना है उसको भी टेस्ट जो है मैकेनिज्म को टेस्ट हुआ है। और इसके साथ साथ हर सेंटर पे इन्होंने 5 लोगों की टीम बनाई है जिसमें एक लीडर है जो डॉक्टर या नर्स है और 4 उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं। और जो लीडर है वो इंजेक्शन लगाने का काम इंजेक्टर है और बाकी लोग जो हैं वो स्टोरेज है, जो लोगों की सिक्योरिटी है, जो लोगों की वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये सब जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। और इससे ये पता लगेगा कि हमारे सिस्टम में जो हमने इम्प्लीमेंट करना है, जो मैकेनिज्म करना है उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई गैप तो नहीं है। इन 2 दिनों के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट चारों जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स बना के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भेजेंगी और उस पर फिर जो है डिस्कस किया जाएगा, विचार किया जाएगा कि इन मैकेनिज्म्स में कोई गैप्स तो नहीं है, कहीं हमें इनमें सुधार लाने की ज़रूरत तो नहीं है, ताकि जब ये वैक्सीनेशन का रोल आउट हो तो वो बिना किसी हिकअप के हो, बिना किसी प्रॉब्लम के हो। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर धमीजा कि अगर हम इंडिया की बात करें, आपने वर्ल्ड का बताया कि कौन कौन से कंट्रीज़ में किस किस स्टेज पर है वैक्सीन अप्रूव, कहाँ हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर इंडिया की बात करें तो वो कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि बाकी जगहों में हमें कंट्रीज से आता है कि कई बार जो कोविड-19 बढ़ रहा है कुछ कंट्रीज़ में, इंडिया में कंट्रोल्ड है। तो और वैक्सीन का क्या रोल यहाँ पर हो सकता है, कितनी इम्पोर्टेंस है, कब तक आ पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया की स्थिति काफ़ी संतोषजनक है एज़ कम्पेयर टू द अदर यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज इन द वेस्ट। सो हमारे यहाँ पे नंबर्स जो हैं काफ़ी स्टेडी हैं, 20,000 के आसपास न्यू केसेस हैं और लेस देन 500 सब डेथ हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस तो बहुत ही कम है और पिछले 6 महीने में शायद सबसे कम है। और दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें यूरोप में या USA में तो वहाँ नंबर्स बढ़ रहे हैं और कंट्रीज़ में दोबारा से लॉकडाउन लगा है। UK में भी लगा है, फ्रांस में लगा है, जर्मनी में लगा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में जो नए केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड नहीं आया। US में अभी थोड़े 2 दिन पहले ही डिक्लाइनिंग शुरू हुआ है, लेकिन लंदन में UK में जो है अभी भी जो है केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ के वहाँ पे वैक्सीन का रोल आउट हो चुका है, USA में भी रोल आउट हो चुका है और UK में तो 8 दिसंबर से रोल आउट हुआ है। जो इन दोनों कंट्रीज़ में दोनों जो वैक्सीन्स हैं, UK में पर्टिकुलरली फाइजर की वैक्सीन जो दी जा रही है और US में मॉडर्ना और फाइजर दोनों की वैक्सीन जो है रोल आउट प्रोग्राम में है और काफ़ी लोगों को लग चुकी है। इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन रोल आउट अभी भी उनके नंबर जो हैं कंट्रोल में नहीं आए हैं। सो वैक्सीन का अपना एक अहम रोल है, लेकिन उसके साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। वैक्सीन मे कम और वैक्सीन विल कम इन नेक्स्ट फ्यू डेज, लेकिन द मास्क, the social distancing and hand sanitation will have to stay for at least another 1 year and 18 months. So बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो। जी डॉक्टर शेरवाल, रोल आउट की बात कर रहे हैं डॉक्टर धमीजा, कि रोल आउट का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैक्सीन अवेलेबल हो पाएगी? देखिए, वैक्सीनेशन के जो हम बात कर रहे हैं उनको कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है
और मैं ये कहूँगा इस पेंडेमिक के कारण बहुत लोगों में अवेयरनेस आई कि वैक्सीन के कुछ स्टेजेस होते हैं, वो प्री क्लिनिकल हैं और उसके बाद फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज एंड फाइनल स्टेज। तो उसमें सब लोगों को पता है कि कैसे क्या करते हैं। प्री क्लिनिकल इन द लैब है और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेफ्टी, कि ये जो वैक्सीन बना रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट होते हैं, वो ह्यूमन रेस के लिए सेफ है कि नहीं है उनको देना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वो काम होता है। वो कुछ एक कैंडिडेट में दिया, कुछ एक लोगों में दिया जाता है। उसके बाद जो है हम सेकंड स्टेज पे आते हैं और उसके बाद उसमें हम कोशिश करते हैं सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और सेफ्टी है कि नहीं है, दोनों चीज़ों में। जब ये लगता है कि ये कुछ जो सेफ भी है और इन लोगों में जितने कैंडिडेट में दिया है दैट में भी नंबर अराउंड 50 से 100 हो सकते हैं। उसके बाद हम जब ये कहेंगे कि ज़्यादा लोगों में हम इसको करते हैं और जब 1000 या मोर देन 1000 जो पॉपुलेशन है उनके अंदर हम फिर इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, यानी कि जो एफिकेसी है ऑफ द वैक्सीन, वो देखते हैं। और उसका डाटा जो है अल्टीमेटली हम इसको जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे हिंदुस्तान में DCGI है, वहाँ पर जो है वो सबमिट करते हैं। फिर वहाँ पर एक्सपर्ट उसको जो है एग्जामिन करते हैं। कुछ एक जो कंपनीज हैं अपना डाटा दूसरे कंट्रीज़ का जो डाटा है फेज़ 1 फेज़ 2 का और फेज़ 3 का वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है रेगुलेटर पे, वो वहाँ के जो दूसरे कंट्री का डाटा है उस पर रिलाई करते हैं या हमारे क्योंकि हर पॉपुलेशन का अपना अलग अलग रिस्पांस रहता है। तो यूजली रेगुलेटर चाहते हैं कि इंडिया का जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन रेस है, उसके अंदर इसका क्या इफेक्ट रहा और किस पॉपुलेशन में दे रहे हैं, बच्चों में दे रहे हैं या अडल्ट में दे रहे हैं, ओल्ड एज में दे रहे हैं। तो वो अलग अलग डाटा रहता है इसमें। जैसे अभी ये वैक्सीन है सारी वो 18 ईयर्स एंड अबव में दिया गया है। तो वो डाटा जो है ना, कुछ एक कंपनियां ऑलरेडी इस स्टेज पर हैं कि वो रेगुलेटरी बॉडी जो हमारी DCGI है वहाँ सबमिट कर चुके हैं और वो 1-2 दिन या कमिंग वीक्स में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर उस डाटा से वो संतुष्ट हो गए तो ये फिर सरकार को इसकी अप्रूवल देंगे। उसके बाद ये गवर्नमेंट अप्रूव कर दिए कि ये पब्लिक के यूज़ के लिए ओपन है। देन लेकिन ये पेंडेमिक के लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए देंगे। तो इसलिए बड़ा डिफरेंस ये है कि कोई भी आदमी जाके वैक्सीन नहीं ले सकेगा। केवल जो है जो गवर्नमेंट ने इसके लिए रोल आउट किया है कि किस व्यक्ति को या किस तरह के लोगों को वैक्सीन पहले मिलनी चाहिए। उसके अंदर जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो कोविड पेशेंट के इलाज में लगे हुए हैं। और आपको मालूम होगा बहुत सारे जो है लोग हमारे जान भी गंवाई है लोगों ने। तो वो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कदम होगा कि हमारे जो क्लोज वर्कर हैं विद द कोविड पेशेंट और उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर जिसके अंदर जो वो हैं, पुलिस है, गार्ड हैं, प्रेस वाले हैं या बैंकर हैं, जो आम जनता में घुल मिल के काम करते हैं, तो वो लोग आ सकते हैं इसके अंदर। बाद में जो है ना ये 50 ईयर एंड अबव या कोमॉर्बिड के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये एक डिफरेंस है एज कम्पेयर टू जो दूसरी पहले वैक्सीन बनती थी। वो अक्सर जो है कंपनी स्पेसिफिक वो बताते हैं जो बिजनेस के लिए बनाएंगे एंड दे आर प्रोटेक्टिव फॉर द डिजीज बट प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री टू सेव लार्जर पॉपुलेशन। पेंडेमिक के अंदर हम ये कह रहे हैं कि इसलिए इसको स्ट्रेटेजाइज करके हम ये नहीं कह सकते इसको कि आप अभी से मार्केट में अवेलेबल हो फ्रीली कोई लोग दें। तो ये हम चाहेंगे कि लिमिटेड डोजेज होंगी शुरू में, तो वो जिन लोगों को लगनी चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी ट्रैकिंग सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, तो आप कह रहे हैं कि अप्रूव होने के बाद रोल आउट होगा और वो कुछ ग्रुप्स को जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी पहले उनको दिया जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ ऐसी
कंपनीज हैं जो कि अभी जिनका कि डेटा एनालिसिस चल रहा है, इंडियन ड्रग रेगुलेटरी जो है वो कर रही है, तो उसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का नाम काफ़ी ज़ोरों से आ रहा है। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रूवल मिल जाएगा या फिर वैक्सीन अवेलेबल हो पाएगी? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी आपको, एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसका डाटा ऑलरेडी जो दूसरे कंट्रीज में जो डाटा था वो ऑलरेडी प्रेजेंट किया था लास्ट मीटिंग में DCGI की, जहाँ तक मुझे मालूम है। और उसके बाद उन्होंने कुछ चर्चा की उसके ऊपर, उसके बाद कुछ और डाटा और लाने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए कहा गया। तो वो जब तक एक्सपर्ट कमेटी जो बैठती है इसके लिए, दे हैव टू बी सेटिस्फाइड, क्योंकि वो खाली वो 2 या 4-5 लोग नहीं होते, बल्कि रेगुलेटरी बॉडी का जिम्मेवारी पूरे 130 उम्मीद कर सकते हैं जनवरी में अप्रूवल हो जाएगा। मुझे लगता है कि हो जाएगा और एक बड़ा अच्छा वो है। और जो भी ये जो एक हफ्ता या मान लीजिए हफ्ते की या 10 दिन की बात है, क्योंकि वो जो DCGI का काम जो है कि वो सेफ्टी के लिए और प्रॉपर डाटा कलेक्ट करके तभी वो अप्रूवल देगी। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक तक जो है ना वो कोई अच्छी खबर आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर धमीजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि डॉक्टर शेरवाल ने बताया कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जबकि ट्रायल्स एंड टेस्ट होते हैं कोई भी वैक्सीनेशन बनाने के लिए, तो उम्मीद की जाती है कि एक अच्छा वैक्सीन तैयार करने के लिए 10 साल तक लग जाते हैं, जबकि ये 1 साल में तैयार हो रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज यूज बिहाइंड दैट? वैक्सीन मुख्यतः 3 या 4 तरीके से बनाई जाती हैं, और कुछ तो टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन है, जो भारत में बन रही है भारत बायोटेक और ICMR के सहयोग से। वो ट्रेडिशनल मेथड जो टाइम टेस्टेड है, जिसको हम लाइव एटेन्यूएटेड या इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस है, उसके प्लेटफॉर्म पे बन रही है। सो वो जो शुरुआत हुई थी जुलाई अगस्त में, लाइव वायरस जो पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से उन्होंने मंगाया और उसको इनएक्टिवेट करके उसके बाद वो प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया एनिमल स्टडीज़ में, जो प्री क्लिनिकल जिनको हमने डॉक्टर शेरवाल ने बताया। और उसके बाद फेज़ 1 ट्रायल जो है वो बेसिकली हम ये देखते हैं कि सेफ्टी और डोज कितनी रहनी चाहिए जी। सो वो कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स में यूज़ करते हैं हम, और जिसको हम फेज़ 1 ट्रायल बोलते हैं। और उसमें सेफ्टी भी देखी जाती है और दूसरा ये देखी जाती है कि 2 डोजेस में से कौन सी डोज ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर वो हेल्दी वॉलंटियर्स में ठीक सेफ रहता है तो फेज़ 2 ट्रायल जो है अप टू 1000, जो फेज़ 1 है अप टू 100 तक है आसपास। और फेज़ 2 ट्रायल में पहले तो सेफ्टी कंफर्म की जाती है, डोजेज कंफर्म की जाती है, और फिर एंटीबॉडीज़ जो है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोजेनेसिटी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, एफिकेसी जो है वो देखी जाती है, और उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, कोई एडवर्स इवेंट्स तो नहीं है। वो 1000 तक के तकरीबन जो है पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो फिर हम फेज़ 3 ट्रायल में आते हैं, जो कि थाउजेंड्स में है, अप टू 10,000 20,000। इनफैक्ट मॉडर्ना ने 30,000 और फाइजर ने 43,000 जो पार्टिसिपेंट लिए। तो फेज़ 3 ट्रायल में हम कोशिश करते हैं कि हर वर्ग के लोग आएँ उसमें ये तो एक रैंडमाइज डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल है। आधे लोगों को हम वैक्सीन देते हैं, आधे लोगों को हम जो है प्लेसिबो देते हैं। ब्लाइंडेड है, ना तो लेने वाले को पता है ना देने वाले को पता है। और उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि हर एज ग्रुप के लोग आएँ, एटलीस्ट 18 एंड अबव आएँ। कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको जो है डायबिटीज़ है या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, और डिफरेंट एथनिक पॉपुलेशन से आएँ। जैसे अमेरिका में ट्रायल हुआ तो हिस्पैनिक्स हैं, ब्लैक्स हैं, जो कोकेशियंस हैं, एशियंस हैं। सो एक डाइवर्स पॉपुलेशन को लिया जाए और फिर उनके ऊपर देखा जाए कि एथिजेनिसिटी जो इम्यूनोजेनिसिटी है या एफिकेसी है वो इक्वल है कि नहीं है, कोई एडवर्स प्रोफाइल तो नहीं है किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप में। और उसके बाद फिर अगर ये फेज़ 3 ट्रायल सक्सेसफुल रहता है जी, तो फिर हम इसको अथॉरिटीज़ के पास, जैसे US में FD है और UK में MHRA है, इंडिया में DCGI है। तो ये सब जो है बैठ के उसको ट्रायल के डाटा को देखते हैं। और इन ट्रायल्स में जो इस वैक्सीन की बात करें तो तकरीबन पहले हमेशा तकरीबन आपने ठीक कहा कि 10 से 15 साल लगते हैं वैक्सीन को बनाने में, लेकिन अब पैंडेमिक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये विदिन 1 ईयर हमने वैक्सीन बनाने की कोशिश की और बना भी दी है। सो ये कैसे संभव हुआ, ये साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि पहली बात तो ये कि इसमें कुछ भी कॉर्नर्स कट नहीं किए गए, कोई शॉर्टकट नहीं रखा गया है। पहले हम क्या करते थे, पहले प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करते थे, फिर उसका डेटा लेके रेगुलेटर के पास जाते थे अप्रूवल के लिए
कि फेज़ 1 ट्रायल किया जाए। जब फेज़ 1 ट्रायल पूरा होता था तो फेज़ 2 के लिए पहले अप्रूवल के बाद रेगुलेटर के पास जाते थे कि अप्रूवल दी जाए फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 होने के बाद फिर हम वापस रेगुलेटर के पास जाते थे कि फेज़ 3 ट्रायल के लिए अप्रूवल दिया जाए। अब की बार क्या हुआ है कि सारे ट्रायल्स जो फेजेज हैं वो कंबाइंड कर दिए गए। फेज़ 1 के साथ फेज़ 2 भी पैरेलल किया गया, फेज़ 2 के साथ फेज़ 3 भी पैरेलल किया गया, ताकि वो अलग अलग टाइम पे ना हो, वर्टिकल लाइंस की बजाय हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस की गई, ताकि एक ही टाइम पे सारे फेजेस इकट्ठे हो जाएं। और उसके साथ साथ जो खासकर यूएसए ने किया, यूएसए ने ऑपरेशन वॉर्प स्पीड चलाया। उसमें उन्होंने ये कहा कि कंपनीज को कि आप डिफरेंट फेजेस में ट्रायल कीजिए, अगर आपकी वैक्सीन कामयाब नहीं होती तो हम आपकी भरपाई करेंगे। क्योंकि कंपनीज जो हैं प्रॉफिट अर्निंग है, प्राइवेट कंपनी कंसर्न्स हैं, वो कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए पहले ये सोचती हैं कि अगर सक्सेसफुल हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट जाएगा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, यूएस की गवर्नमेंट ने उनको ये कहा कि आप स्पीड से बनाइए, वॉर्प स्पीड से जो उन्होंने नाम दिया, और उसको मिलिट्री मिशन की तरह एग्जीक्यूट करिए। उनका यही टारगेट था कि इस साल के एंड में हमने वैक्सीन लगा देनी है लोगों को। उस ऑपरेशन वॉर्प स्पीड में स्पीड पे भी ध्यान दिया गया, और ये भी कहा गया कि कंपनीज को अगर लॉस होता है वैक्सीन डेवलप करने में तो उसकी भरपाई हम करेंगे। कुछ कंपनीज ने, जैसे मॉडर्ना कंपनी जो NIH की है के सहयोग से बनी है, वो उन्होंने उस वॉर्प स्पीड के अंदर से काम किया, और जो फाइजर है वो जो जर्मन कंपनी बायोनटेक के साथ किया, उन्होंने उस स्पीड से नहीं किया, उन्होंने अपने लेवल पे किया। सो ये सब चीज़ें जो हैं अपनी स्पीड से चली हैं, किसी में भी शॉर्टकट नहीं किया गया। सारी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे के पूरे जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं, रिगरसली देखे गए हैं, और FDA ने पूरा डाटा जो है एक एक जो पेशेंट को तकलीफ हुई है एक एक को देखा है। इसमें फेज़ 3 ट्रायल की मैं सिर्फ आपको संक्षेप में बताता हूँ कि कैसे हमने ये डिसाइड करते हैं कि अब ट्रायल ख़त्म करना है या रेगुलेटर के पास जाना है। सो फॉर एग्जांपल कंपनी जो जैसे फाइजर या मॉडर्ना, इन्होंने 40,000 जो वॉलंटियर्स लिए, आधे को जो है प्लेसिबो दिया, आधे को वैक्सीन दिया, और फिर ये देखा गया 2 डोजेज दी, 0 डे पे और 21 या 28 डेज पे। उसके बाद देखा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन मिली है, चाहे वो प्लेसिबो या वैक्सीन, जो भी ट्रायल में आए हैं, उनमें से कितने लोगों को कोविड-19 हुआ। सो अगर वो भी एक FDA का टारगेट है कि अगर आपको 200 लोग चाहिए, अगर जब तक 200 लोग नहीं आते तो ट्रायल कंटिन्यू रहता है। सो मॉडर्ना के लिए उन्होंने 185 पेशेंट्स को जो है पता लगा कि 185 पेशेंट्स को कोविड हो गया है, और उसमें से फिर अनब्लाइंडेड हुआ। तब पता लगा कि 11 पेशेंट जो थे वो वैक्सीन ग्रुप में थे और 174 जो हैं वो प्लेसिबो ग्रुप में थे। सो जो जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनमें बहुत लोगों में जो है कोविड हो गया, और जिनको वैक्सीन लगी उनमें बहुत कम लोगों को हुआ, बहुत बचाव हुआ। सो 174 and 185 multiplied by 100 is 95. So that is the way we tell 95% efficacy. ऐसे ही फाइजर का भी जो ट्रायल हुआ, उनमें भी जो परसेंटेज थी वो जिन लोगों को प्लेसिबो मिला उनमें बहुत ज़्यादा थी, और जिन लोगों को वैक्सीन मिली उनमें बहुत कम थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ देखी कि जिन लोगों को वैक्सीन मिला और जिन लोगों को प्लेसिबो मिला, उनमें से कितने को सीवियर डिजीज हुई, ताकि कितने लोगों को बहुत गंभीर अवस्था में जो है बीमारी हुई कोविड-19 की। तो ये पाया गया कि जिस ग्रुप में 30 लोगों को, जैसे मॉडर्ना के जो प्लेसिबो ग्रुप में 30 लोगों को बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुई, और जबकि वैक्सीन वाले ग्रुप में 0, किसी को भी नहीं हुई। तो इससे ये पता चला कि वैक्सीन जो है ना केवल आपको बीमारी से बचाती है, बल्कि गंभीर बीमारी से भी बचाती है। सो इट प्रिवेंट्स यू द डिजीज, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स दिस सेवेरिटी ऑफ द डिजीज। सो दैट मीन्स अगर वैक्सीन लगाई जाए तो आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी, अगर हुई तो माइल्ड होगी। पहली बात तो नहीं होने के चांसेस हैं, 95% जैसे एफिकेसी है, अगर हो भी गई तो गंभीर नहीं होगी। तो इसके बहुत मायने हैं, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। ये सारा डाटा FDA ने देखा, और FDA के इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के अधीन नहीं आते हैं, और वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने लाइव ट्रांसमिशन रहा उसका। जो डाटा डिस्कस हुआ सब लोगों ने, पब्लिक ने भी देखा, और उसके बाद मॉडर्ना का 20:0 जो है वोटिंग के हिसाब से उसको रेगुलेटरी एजेंसी ने अप्रूव किया, इमरजेंसी अप्रूवल ऑथराइजेशन जो है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन अप्रूवल। सो ये तभी उसके बाद USA में शुरू हुई, और UK ने सबसे पहले, एक्चुअली UK ने ही फाइजर को अप्रूव किया, उसके बाद USA ने किया, फिर USA ने मॉडर्ना को भी अप्रूव किया। अभी दोनों कंट्रीज में, उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज में अप्रूवल हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, और भी बहुत सारे कंट्रीज वालों ने जो US और UK के बाद
दोनों वैक्सीन को अप्रूव किया है। जी। इंडिया में भी तीनों कंपनी जो हैं, फाइजर, मोडर्ना और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो कोविशील्ड है, तीनों ने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है। जी। तीनों से और डाटा मांगा गया है और विद इन डेज जो है, अब इन तीनों कंपनी ने सबमिट भी कर दिया है। अभी विद इन डेज जो है, अब रेगुलेटर जो है DCGI उस पर संज्ञान लेगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे शायद 1-2 दिनों में ही, और उसके बाद फिर फैसला आएगा कि भारत में किस वैक्सीन को जो है अप्रूवल मिलता है। मेरे विचार से मल्टीपल वैक्सीन्स आएंगी, लोगों के पास आने वाले महीनों में एक नहीं कई वैक्सीन्स होंगी, और हमें ज़रूरत भी है हमारी आबादी के हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, सभी वैक्सीन को अगर यहाँ पे अप्रूवल मिलता है तो हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं जो है उस वैक्सीन का यूज हो सकता है। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है डॉक्टर धमीजा, और आप दोनों ने समय निकाला, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी अच्छी जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर्स ने दी है उसे आप ज़रूर फॉलो करेंगे, एहतियात बरतते रहेंगे। और हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं, इसके लिए हमारे ID है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।